आज हम लोग का टॉपिक होगा कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ का दो फॉर्म है, एक स्केलर फॉर्म और एक वेक्टर फॉर्म। तो पहले हम लोग जान लेते हैं क्या है कूलम्स लॉ, दोनों फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? अगर हम एक चार्ज को यहाँ रखते हैं, कोई भी चार्ज Q1 और किसी भी r डिस्टेंस दूर पर Q2 रखते हैं, तो अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम हो, दैट इज अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा। ये तो मालूम है। तो रिपल्सन होगा किस डायरेक्शन में? रिपल्सन होगा अगर ये दोनों प्लस हो तो रिपल्सन होगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, एक फोर्थ रिपल्सन होगा। ये डिस्टेंस क्या मानेंगे? अगर Q1 से Q2 का डिस्टेंस है तो हम Q2 1 लेंगे, 2 to 1 Q2 का डिस्टेंस हम Q1 से मेजर करेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 1। याद रखो, Q2 का डिस्टेंस Q1 से मेजर करेंगे तो लिखेंगे 2 1। Q1 से Q2 जा रहे हैं, अगर Q2 से Q1 जाएंगे तो लिखेंगे 1 2। तो फोर्स किधर अप्लाई होगा? F फोर्स 2 पर लग रहा है, किसके कारण? 1 के कारण। F 1 2, 1 पर लग रहा है 2 के कारण। ये माइंड सेट कर लो। क्या 1 2 और 2 1 क्या है? 2 1 का मतलब है चार्ज 2 पर लग रहा है, Q2 पर लग रहा है, कौन लगा रहा है? Q1। तो इसको लिखेंगे 2 1। Q1 पर कौन चार्ज लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है कौन? Q2। तो इसको लिखेंगे 1 2। दोनों के बीच डिस्टेंस को R2 1 कब लिखेंगे? जब यहां से यहां जाएंगे, जब यहां से यहां जाएंगे R1 2 लिखेंगे। तो कूलम्स क्या कर रहा है कि ये जो फोर्स क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। काहे? दोनों का मल्टीपल प्लस होगा। एट्रैक्शन फोर्स को हम मानेंगे नेगेटिव। ये साइन कन्वर्जन ठीक कर लो, तो बाद में फिर बहुत कंफ्यूजन रह जाएगा। रिपल्सिव फोर्स को प्लस लिखेंगे और एट्रैक्टिव फोर्स को हम लिखेंगे नेगेटिव लेंगे। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम क्या कहा है कि जो ये फोर्स जो है आइदर रिपल्सिव 1 2, और इसको हम वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं अभी, ये दोनों इक्वल होगा। 1 पर जो लग रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ पढ़े थे, अगर ये इस पर ये जो फोर्स लगेगा इस पर वो सेम फोर्स लगेगा। एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस। तो F1 2 इक्वल्स टू F2 1, ये मैग्नीट्यूड है, मोड में रखें। ये क्या होगा कि Q1 Q2 बाय R1 2 स्क्वायर या R2 स्क्वायर, ये अकॉर्डिंग टू कूलम। कूलम क्या कर रहा है? जैसे ग्रेविटी में, तो हम इसका स्टेटमेंट कैसे लिखें? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन is directly proportional to product of the charges, amount of charges and inversely proportional to square of distance between
देम, ये स्टेटमेंट है। तो प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल को हम इक्वल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक कांस्टेंट देंगे k, जैसे कि ग्रेविटेशनल में कांस्टेंट दिए थे g, तो यहां एक कांस्टेंट देंगे दैट इज k। ये k का क्या वैल्यू होता है, k का क्या वैल्यू होता है, k का वैल्यू ये कहां से आया और डिटेल्स में जाना है क्या? देखो ये F12 या 21 जो भी है या 21 दोनों फोर्स इक्वल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कंबाइंडली लिखेंगे तो हमारा ये आएगा, क्या आएगा, F12 इक्वल्स टू Q1, यहां कांस्टेंट ले लेंगे प्रोपोर्शनल के बदले Q2 बाय R12 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। तो यहां जो k है, जैसे हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, g का वैल्यू था 6.67 × 10⁻⁻11, तो यहां k का क्या वैल्यू है, k का वैल्यू होता है 1/4πε0, ये वैल्यू होता है k का। अब इसको हम फोर्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अब 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं फाइनल इक्वेशन। ये स्केलर फॉर्म है, दैट इज द स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये जो है 4 कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू मालूम है 22/7। ε0 एक नया चीज है, परमिटिविटी, इसका हम अभी डिस्कस करेंगे। ε0 क्या है, देखो एप्सिलॉन मीन्स, इसको कहते हैं एप्सिलॉन, इसको कहते हैं परमिटिविटी, 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 VT ऑफ द मीडियम। इसका मतलब है हम दो चार्ज को जहां भी रखें, इसके बीच में तो कुछ है, आइदर एयर, ग्लास, ऑयल, कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम ये मीडियम के अंदर इस पर जो एट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स है, एयर में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, दूसरे मीडियम में कम हो जाएगा, तो ये डिपेंड करेगा ε0 या एप्सिलॉन। अब ε0 क्या है, ε0 है जब मीडियम होगा एयर, मीडियम, फ्री स्पेस, मीडियम ऑफ फ्री स्पेस, या इसको हम एयर भी ले सकते हैं, वैक्यूम या एयर, उसको हम लोग ε0 कहते हैं। और εr और एक वर्ड आता है εr, इसका मतलब है कि परमिटिविटी ऑफ द, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसका मतलब क्या होता है, अगर हम एयर और वैक्यूम को छोड़कर किसी दूसरा मीडियम को हम दे दें, अगर दूसरा मीडियम को हम दे दें तो वो उस मीडियम का वैल्यू होगा εr, रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होता है, ये इसका वैल्यू होता है ε/ε0। ये फॉर्मूला लिख लो, ε0/ε, ये ε/ε0, ε0 का तो मालूम चल गया। अब एप्सिलॉन का क्या वैल्यू होता है और ε0 का क्या वैल्यू होता है, ये चीज तुमको जानना जरूरी है। ε0 का वैल्यू होता है, लिखो 8.85 × 10⁻12, 8.85 × 10⁻12। क्या इसका यूनिट होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसका ये यूनिट होता है, ये ε0 का वैल्यू। अगर εr का वैल्यू निकालेंगे तो ε/ε0 से डिवाइड दे देंगे तो εr का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है।
अब हमको डायरेक्ट इसका वैल्यू चाहिए 1/4πε। ये भी याद रखो, हमेशा इसको डिवाइड करना संभव नहीं है। ये के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको नोट कर लो, इसका भी वैल्यू याद रखना होगा। इसका माने ये टोटल जो वैल्यू है 1/4πε0, इसका ये वैल्यू आया के बदले। तो ये न्यूमेरिकल में आवश्यकता होगी ε0 का वैल्यू, ये इसको छोड़ो अभी, ε0 का वैल्यू और के का वैल्यू ये नोट कर लो, तब ये हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए। इसको लिख लो, नोट कर लो, मिटाएंगे। अब देखो, ये जो फोर्स हम निकाले, ये फोर्स है स्केलर क्वांटिटी, माने स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म मींस क्या है कि इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले, डायरेक्शन नहीं निकाले, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स जब वेक्टर क्वांटिटी होगा, तब इसका दो फॉर्म होना चाहिए, एक स्केलर फॉर्म और एक वेक्टर फॉर्म। तो मैग्नीट्यूड अभी हम लोग निकाले, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड अभी निकाले, मैग्नीट्यूड निकालने का ये फॉर्मूला बताया। अब इसका वेक्टर फॉर्म, तो एक हेडिंग दे दो, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म। क्या इसका वेक्टर फॉर्म होगा, देखो वेक्टर फॉर्म को हम अब कैसे लिखेंगे, जैसे ये एक चार्ज है Q1 और यहां एक चार्ज है Q2, दोनों का डिस्टेंस हमको निकालना है, मान लो F12। यहां हम वेक्टर का साइन देंगे, मैग्नीट्यूड का साइन नहीं देंगे, मॉड का साइन नहीं देंगे, वो स्केलर फॉर्म था। अब ये इसका डायरेक्शन अगर इधर लेंगे हम, इस पर जो फोर्स लग रहा है ये हो जाएगा F21 और इधर जो फोर्स लग रहा है ये F12। तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए माइनस देंगे साइन 21। अब दोनों को इक्वल नहीं देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अलग है वेक्टर फॉर्म के लिए, इसीलिए हम लोग F12 और F21 का ऑपोजिट डायरेक्शन होने के कारण यहां नेगेटिव साइन को ले आए हैं। ये नेगेटिव साइन इसीलिए लाए। तो हमको मालूम है कूलम्स लॉ का जो अभी फॉर्मूला पर है स्केलर फॉर्म, वो है 1/4πε0 इंटू Q1/Q2/R12, ये वेक्टर फॉर्म स्क्वायर, ये R12 मैग्नीट्यूड था। लेकिन हमको ये वेक्टर फॉर्म में बदलना है, तो वेक्टर फॉर्म में अगर बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, इनटू देंगे एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्लास 11 में पढ़ा है, क्या है यूनिट वेक्टर, R12 एक यूनिट वेक्टर है। व्हाट इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है बट डायरेक्शन है, इसका एक डायरेक्शन है, लेकिन इसको जब इससे एक साथ प्रोडक्ट कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड में कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन में इफेक्ट होगा। तो डायरेक्शन में जो इफेक्ट होगा तो वो हो जाएगा तुम्हारा वेक्टर फॉर्म, डायरेक्शन पता लगा, लेकिन ये मैग्नीट्यूड में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। लेकिन हमको यूनिट वेक्टर से नहीं लेंगे, हमको इसी में ट्रांसफर करना है। तो क्या करेंगे, देखो यहां पर अलग से रफ से देख लो, R12 ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, इसका वेक्टर 12 को डिवाइड देंगे मैग्नीट्यूड R12। अगर मैग्नीट्यूड से इसका मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन यहां बरकरार रहेगा। तो इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, ये समझ में आया कि नहीं, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर समथिंग मैग्नीट्यूड है, मान लो ये यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन नॉर्थ तरफ, साउथ तरफ, ईस्ट साउथ ईस्ट कुछ भी हो सकता है। अब हम किसी भी वेक्टर, मान लो इसका मैग्नीट्यूड है 5, तो इसको यूनिट बनाने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, तब ना 5 से 5 कट जाएगा, 1 होगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, R12 डिवाइड कर देंगे तो 1 होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन है तो वो डायरेक्शन रहेगा 1 का, तो 1 का डायरेक्शन दैट इज यूनिट वेक्टर।
तो इसको हम यूनिट वेक्टर को हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बदले हम इस वैल्यू को पुट करेंगे नेक्स्ट लाइन में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R12 इंटू R12 वेक्टर और यहां R12 मैग्नीट्यूड आ गया। तो अब देखो यहां स्क्वायर है, सॉरी इसका स्क्वायर कट गया, स्क्वायर और ये मिलकर क्या हो जाएगा पावर 3, Q1 Q2 R12 इस क्यूब हो जाएगा पावर 3 और यहां आ जाएगा R12, ये F12 कर दिए। अब F21 को करेंगे तो यहां 21 कर देंगे। तो ये है वेक्टर फॉर्म, किसका वेक्टर फॉर्म है, कूलम्ब्स लॉ का। ठीक है, थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करेंगे, लिख लो इसको। अब देखो हम एक 2D सिस्टम में आते हैं, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है 2D सिस्टम में। अगर हम यहां एक चार्ज को Q1 रखे, यहां चार्ज Q2 रखे और यहां से इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो R1 दिए, यहां से इसका पोजीशन वेक्टर R2 दिए। पोजीशन वेक्टर है तो इसको एरो देंगे, यहां से इसका डिस्टेंस मान लेंगे R12, एरो दे दिए। ठीक है, Q1 और Q2 दो डिस्टिंक्ट चार्जेस है। अब ये Q1 और Q2 के बीच क्या फोर्स डेवलप करेगा, वो यहां तक तो है, जैसे Q1 Q2 मान लिए, डिस्टेंस मान लिए R12 कर दिए। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या लिखेंगे, देखो यहां पे हमको R12 फाइंड करना है। देखो ये ट्रायंगल, वेक्टर का क्लास 11 में ट्रायंगल रूल पढ़े थे, क्या ट्रायंगल रूल था, यहां पर देखो इस ट्रायंगल में R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर सेम डायरेक्शन में है क्लॉकवाइज, इसके अगेंस्ट में ये है, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा R2 वेक्टर। हम क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है R12 वेक्टर, ये इक्वल्स टू हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब हम इस R12 को इसमें ट्रांसफर कर देंगे, देयरफॉर फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 F12 equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R2 माइनस R1, मोड में रख दिए, पावर 3 दे दिए, यहां R2 माइनस R1, ये सिंपली वेक्टर है। दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। फिर से एक बार, हम यहां तक तो समझ गए थे। अब हम R12 को 2D सिस्टम में सेटअप करेंगे, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, ओरिजिन है वो x और y, Q1 और Q2 कहीं भी है, कोई जरूरी नहीं हम यहां ले सकते हैं, यहां और यहां भी ले सकते हैं, बट हम Q1 और Q2 को यहां लिखे हैं। ओरिजिन से Q1 का जो डिस्टेंस है दैट इज R1, उसको पोजीशन वेक्टर R1 बोलेंगे क्योंकि एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है। R2 ये भी डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन देंगे। और Q1 और Q2 के बीच में क्या किए, R1 से जाकर 2 में जा रहे हैं, R12 लिख सकते हैं या R21 लिख सकते हैं, ठीक है, R21 भी दे सकता है। अब हम लोग क्या किए, ट्रायंगल रूल अप्लाई किए, R1 प्लस R12 इक्वल टू R2, R12 इक्वल टू R2 माइनस R1, और इसको यहां ट्रांसफर कर दिए। तो ये जो फॉर्म हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, ये ट्रायंगल रूल लगा है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको नोट कर लो। दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। मिटाते हैं, जल्दी नोट करो इसको। अब कुछ सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
कूलॉम्स लॉ एंड ग्रेविटेशन लॉ, क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिससिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज है क्या, इसे हम बता दे रहे हैं, तुम लोग डिफर लिख लो कॉपी में। सिमिलरिटीज है क्या, दोनों एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिसिटी फोर्स। डिससिमिलरिटीज क्या है, डिससिमिलरिटीज ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों होगी, बट ग्रेविटेशनल फोर्स में ओनली एट्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस, अगर डिफरेंस देखना है तो डिफरेंस के लिए तुम लोग क्या लिखोगे, डिफरेंस बिटवीन किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और यहां ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 1 अभी हम बता दिए, क्या था नंबर मतलब, यहां पर था एट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन, ये दोनों होता है, ओनली एट्रैक्शन, ये तो मालूम है। नंबर 2, देखो ये जो फोर्स है हेवियर है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऑलमोस्ट 10⁻39 टाइम्स मच लार्जर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये लेस हो जाएगा। नंबर 3, इट इज डिपेंड ऑन, ये जो फोर्स है इट इज डिपेंड ऑन किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा तुम्हारा मीडियम क्या है, इसका माने परमिटिविटी पर, मीडियम पर, मीडियम। जैसे अगर हम चार्ज Q1 और यहां चार्ज Q2 रखें, अंदर में क्या मीडियम दिए, इस पर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सिव इज डिपेंड, बट इन ग्रेविटेशन देयर इज नो, डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। अब वैक्यूम हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, अदर मीडियम हो, ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये दोनों में डिससिमिलरिटी है। ठीक है, अब देखो इससे कुछ रिलेटिव सम्स है एनसीईआरटी में, कूलम्स लॉ के टॉपिक पर पहले सम्स जाएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, पहले सम्स देख लो। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आ जाओ, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1.1 क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻⁷ एंड 3 × 10⁻⁷ प्लेस 30 सेंटीमीटर एपर्ट। वेरी इजी है, तो तुम लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। एक चार्ज रखा गया Q1 और दूसरा एक चार्ज Q2 है, दोनों के बीच डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। Q1 का वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ कूलम, 3 × 10⁻⁷ कूलम। ऑर्डर सेम है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। फोर्स निकालने बोल रहा है, फोर्स क्या होगा, दोनों प्लस है तो रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, फोर्स प्लस में हो जाएगा, फोर्स निकाल लो, फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो ये वैल्यू हम अभी बताएं 9 × 10⁻⁹ होगा, इसको लिख लेना, याद रखना। Q1 की जगह हम लिखेंगे 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻⁷ और डिवाइडेड बाय r², r है 30 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, इसका माने 0.3 × 0.3 मीटर में बदल दिया SI यूनिट्स में। कैलकुलेट करो इसको, कैलकुलेट करके क्या आएगा, 9 × 2 × 3 × 3 कर देते हैं, इसको ऑर्डर को बदल देते हैं, 10⁻⁹ -7 और ये जो पॉइंट का 2 पॉइंट है ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 10⁻1 ऊपर हो जाएगा, ये -1 ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 और यहां पर और एक है तो +2 कर देते हैं, तो यहां आएगा 3 3 जा कट गया 9, 6 × 10⁻, कितना होगा वैल्यू, 9 11 और 14, 3 हो जाएगा, -3 न्यूटन, ये दैट इज द आंसर। सिमिलरली
क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हो। द इलेक्ट्रिक फोर्स स्मॉल स्फीयर चार्जेस, क्वेश्चन नंबर 1.2 देख लो, ये मिटा देते हैं। टू पॉइंट टू देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर चार्ज 0. ये एक स्फीयर है जिसमें चार्ज रखा गया है 0.4 माइक्रोकूलम Q1 में, और एक चार्ज रखा गया है Q2, इसमें चार्ज रखा गया है -0.8 माइक्रोकूलम। ये दोनों के बीच फोर्स इज गिवन, फोर्स 0.2 न्यूटन। You have to find out what is the distance between the sphere। क्या डिस्टेंस है दोनों के बीच? दो क्वेश्चंस है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन R12 कर देते हैं, ये तुमको निकालना है। तो फॉर्मूला हम लोग का वही रहेगा, F 1/4πε0 इंटू माइक्रोकूलम, 0.4 इंटू 10 माइक्रोकूलम क्या होगा, -6 इंटू माइनस, तो माइनस को आगे कर देते हैं, 0.8 इंटू 10 -6 डिवाइडेड बाय, ये निकालना है, और गिवन है यहां पर 0.2 न्यूटन। तो चलो यहां देखो माइनस है, तो माइनस में आंसर होगा फोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, माइनस साइन इंडिकेट द फोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो वो माइनस तुम रख सकते हो, नहीं तो फोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन लिख दोगे, यहां लिख दोगे फोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो माइनस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहां हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर, R12 स्क्वायर ये हमको इधर ले आते हैं, तो यहां हो जाएगा 9 इंटू 4 और 8 कर देते हैं, 4 इंटू 8 10⁹ इंटू 10⁻12, 4 और 8 किए तो 10 नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻2 आएगा, डिवाइडेड बाय 0.2, इसको 2 कर देते हैं, और एक 0.2 नीचे आ जाएगा, 0.2 नीचे आ जाएगा तो 0.10 ऊपर चल जाएगा, एक तो 10 ऊपर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10, एक 10 यहां पर मल्टीप्लाइड कर देते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट करके कितना आएगा, ये कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके आएगा 0.12 मीटर, ये देख लेना, क्योंकि यहां स्क्वायर हटाएंगे तो यहां रूट पड़ेगा। एक लाइन लिख लो 1 2, ये अगर निकालते हैं ये रूट अंडर में आ जाएगा, रूट अंडर में आएगा क्या, ये 2 से 2 काट दो, 18 इंटू 8 144, 144 इंटू 10⁻12 14 और 10⁻4, तो ये देखो स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा 12 इंटू 10⁻2, माने 0.12 मीटर, दैट इज 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ये फाइनल आंसर है। तो जो भी टॉपिक पढ़ो उसका न्यूमेरिकल क्लियर करो, तब टॉपिक में कमांड होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए टॉपिक करने के बाद हम जितना हो सके कराएंगे, लेकिन तुम लोगों का सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। अपना घर में बनाओ, जितना होगा न्यूमेरिकल बनाओ, जो प्रॉब्लम होगा पूछो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखो।